मेरी ही पार्टी मेरे ही घर से निकाल के बाहर फेंक दिया क्या? चिराग ने कभी भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के अंदर 21 के बाद 22, 23, 24 प्रधानमंत्री जी के साथ किसी ने उसको हनुमान कहा। 3 साल में उन्हें 5 सीटें मिली। तो जीतने वाला ही है। जब जब बिहार पॉलिटिक्स की बात होती है तो हमेशा चर्चा में रहता है अभी लीडर कौन बेस्ट है, हु इज़ द बेस्ट लीडर। अभी कौन बिहार के नक्शे कदम को बदल सकता है, अभी बिहार में एक नई चिंगारी लाने वाला कौन सा नेता है, अभी बिहार की स्थितियां बदलेगी कि वैसी की वैसी रहेगी। ये कई दशकों से देखा जा रहा है, कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं बिहार में बदलाव होने वाली है, बिहार में बदलाव होने वाली है, और बस एक मुहर लगती है, उसके बाद से स्थितियां ठप पड़ जाती है और फिर हम लोग बेरोजगारी के नारे लगाते हैं, नौकरी के लिए चिंगारते हैं, चिल्लाते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं ये ताम झाम चलते रहता है, जातिवाद का मुद्दा चलते रहता है। आज का समय ऐसा आ गया है कि बिहार के पॉलिटिक्स का लोग मजाक तक उड़ा दे रहे हैं। कोई पप्पू तो कोई पलटू तो पता नहीं क्या क्या नाम से गाड़ने लगे हैं। बिहार का पॉलिटिक्स कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, बिहार की पॉलिटिक्स कब उड़ जाएगी, कब आएगी, कौन आएगा कौन जाएगा, किसी को भरोसा आज नहीं रहा है। आज हर इंसान जब भी वोट कास्ट करने जाता है तो सोचता है मैं किस पार्टी को वोट दूं, कौन पार्टी है जो अपने दम पे कहता है कि मैं आने वाला समय में बिहार को बदल के रख दूंगा। कोई ऐसी पार्टी अपने दम पे कुछ करने के लिए राजी नहीं हो रही है, हमेशा दूसरों का रस्सी पकड़ रही है, दूसरों का पूंछ पकड़ रही है और उसी बहाने हम स्वर्ग लोक जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शुरू से ही रहा है, इन पौराणिक ग्रंथों में ये सब सारी चीज़ें बातें लिखी गई। जब इंसान कमज़ोर पड़ जाए, अब लगे कि स्वर्ग का रास्ता मुश्किल है, तो जो स्वर्ग जा रहा है उसका पूंछ पकड़ लो, वो भी स्वर्ग चल जाते हैं। तो शायद ऐसी ही बिहार की स्थिति हो गई है, इसलिए बिहार में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है और इसी तरह से कई सारे घोटाले हो रहे हैं, जिसमें चारा घोटाला का नाम, जिसमें कहते हैं हजारों करोड़ से ऊपर का घोटाला था। ये काफ़ी मैंने सोचने का विषय बन गया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही है। बिहार एक नया पॉलिटिकल लीडर की खोज में है, कोई ऐसा चेहरा दिख जाए जो नई चीज़ें बदल सके, एक ऐसा आवाम, एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा रुतबा जो लगे, जिसको लोग भरोसा के साथ कह सके यार मज़ा आ गया। ये अगर रहेगा तो बिहार में कुछ परिवर्तन हो सकता है, अगर ये आएगा तो सीधा चेंज आ सकता है, और जो अपने दम पे वो बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो मैं पूरी इन तमाम बिहार पॉलिटिक्स को अध्ययन करने के बाद मुझे जो अनुभव आया है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, बट मैंने 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है जो लगता है कि दावेदारी रखते हैं बिहार पॉलिटिक्स को अपने दम पे बदलने के लिए और अपने दम पे लाने के लिए। उसमें सबसे पहला नाम एक तो आता है तेजस्वी यादव का आता है। तेजस्वी यादव को क्यों आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा नाम चिराग पासवान, जो अभी काफ़ी वायरल चल रहे हैं, पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और जिस तरह से अभी क्लीन स्वीप किया है, जिस तरह से बिहार में 5 में से 5 सीटें लाना, यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, लगता है कि तेजस्वी का बल्ला वही चला रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी हम चर्चा करेंगे कि कौन किसका बल्ला चला रहा है, कौन किसकी फिल्म देख रहा है, ये सब तमाम चीज़ों का अवलोकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है बिहार का उभरता हुआ लीडर और किसकी हमें तलाश है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी समझदारी के साथ, मैं अपने अनुभव के साथ आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ और सारी चीज़ें तथ्यों को रखने वाला हूँ। बट आपका कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही हमें और कुछ समझने को मौका मिलता है कि आप लोग किस तरह रुझाव रखते हैं, आपका रुझान किधर है, किस लोगों को ज़्यादा देख पाते हैं और किस नज़र से देख पाते हैं। तो रही बात चिराग वर्सेस तेजस्वी, चिराग और तेजस्वी में क्या अंतर है। अगर हम शुरू से देखा जाए तो दोनों का पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही एक तरह से कहते हैं ना, एक ऐसे खानदान से जन्म लिए हैं जहाँ माने लीडर की कमी नहीं है, यानी दोनों की पैदाइश ऐसे हुए जो लीडर्स से, पॉलिटिक्स से गुजरा हुआ माहौल, बचपन से लेकर पॉलिटिक्स देखते हैं, ऐसे परिवारों से गुजर रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें की, दोनों ने अपने अपने पढ़ाई किए, लेकिन देखा जाता है तो तेजस्वी यादव का पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। वो पढ़ाई करते करते 10वीं तक पढ़ाई किसी तरह से की है, ऐसा कहा जाता है कि वो 10वीं भी पास नहीं है, बट पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्हें खेलने का बड़ा शौकीन था, और खेलने में जो चीज़ आज जो सबसे ज़्यादा पैशनेबल है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट का ही उन पर जुनून था।
और बहुत अच्छा है, स्मार्ट, गुड लुकिंग, स्टाइलिश बंदा क्रिकेट खेले तो बिहार के लोगों के लिए एक शान का सब्जेक्ट हो जाता है कि हाँ कोई बिहार से तो है क्रिकेटर निकलने वाला है। और वहाँ से वो दिल्ली डेविल्स के लिए यानी आईपीएल में जगह बनाई और 2008 से लेकर खेलना शुरू किया। लेकिन उनके बल्ले ने ज़्यादा कुछ काम नहीं दिखा पाया। फिर उसने बॉलिंग में भी ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं कर पा रहे थे। कई बार उन्हें लोगों ने देखा कि अगर यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो शायद इंडियन क्रिकेट टीम में उन्हें जगह न मिलेगा, तो एक बिहार का एक अच्छा खासा चिराग बुझ जाएगा। तो लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई, बहुत सारे देखे, बहुत सारे हुंकारे भरे और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट की वजह से उन्हें खेलने का मौका दिए जाने की कोशिश चल रही थी। बट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहने के कारण वो आगे तक नहीं जा पाए। बट मामला वहीं नहीं रुकता है, ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही है। और दूसरी तरफ अब देखिए चिराग के साथ क्या हो रहा है। चिराग पासवान भी पॉलिटिकल पार्टी से लिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़े अव्वल थे, यानी पढ़ाई किया, खास इंजीनियरिंग की, फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया, यानी बहुत सारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अच्छे स्किल्स है, डेवलप है, हाउ टू स्किल यानी हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, ये सब सारे चीज़ें उन्हें आता था। किस तरह से लोगों से कनेक्ट करना है, कैसे बातें करना है, किस तरह से पार्टी का रुख बदलना है, ये सब सारी चीज़ें वो सीख रहे थे। और शायद कॉलेज में रहने के बाद कई सारे स्टूडेंट सर्किल होता है जिसकी वजह से सीखने को मिलता है, शायद उनमें वो चीज़ें फल रहा था। और दूसरी जो बातें हैं एज को लेकर के हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव मात्र 34 साल के हैं और वो 42 साल का है, तो एक एज एक्सपीरियंस भी होता है, उसका एक्सपीरियंस भी मिल रहा था और एक अनुभव मिल रहा था। बट उनका भी मन पॉलिटिक्स में ना लग करके फिल्म इंडस्ट्रीज में लग गया। देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी नेता और अपनी अपनी उनकी चॉइसें कहीं और थी, तो उन्होंने फिल्म में तो ट्राई करना शुरू कर दिया और फिल्म में कोशिश किया और कंगना के साथ पहली फिल्म में बनाया, लेकिन वो फिल्म में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक्टिंग तो अच्छी काफ़ी हद तक मेहनत किया कि बहुत अच्छे से कर सके, और शायद वो एक्टिंग वहाँ काम नहीं आया जो आज काम आ रहा है। तो हर जगह कहीं ना कहीं उद्देश्य किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है और वहाँ पर वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे। कोई भी डायलॉग डिलीवरी को लंबा खींचते थे और काफ़ी हद तक ये फिल्म इंडस्ट्रीज में वो अच्छी नहीं होती है। पॉइंट टू पॉइंट डायलॉग डिलीवरी का वसूल होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, एक कोई प्रबंधन नहीं है। आपके मन में जो है बोल सकते हैं, आप लोगों के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं, विपक्ष के साथ भी आप वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन फिल्म में एक सर्टेन स्क्रिप्ट होता है, उसके स्क्रिप्ट पे जरिए पे बोला जाता है। दोनों की चल रही थी, बट वहाँ से चिराग पासवान कुछ कर नहीं पाए और वहाँ से भी उन्होंने बैकआउट करना शुरू किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट दोनों ने धीरे धीरे बैकआउट शुरू कर दिया। अब आती है दोनों की पॉलिटिकल पार्टी कैरियर की शुरुआत। अब देखिए क्यों आती, अब और उनके पास तो कुछ चारा नहीं था और कुछ है नहीं, तो दोनों का कहते ना खानदानी जागीरदार, कहते ना पिता के कर्मों का परिणाम वो ऑटोमेटिक मिलता है। जिस तरह से पिता अपना बिजनेस संभालते हैं, जिस तरह का जो प्रोफेशंस में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उनके बच्चों को मिलता है। और इसी तरह से उन दोनों बेटों को वो सारी उपलब्धियां मिली। चिराग को भी वो चीज़ें मिली सौगात में और इधर तेजस्वी को भी मिला। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसी सौगात होती है। अब इधर तेजस्वी को मिला तो उन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया और काफ़ी कुछ कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने मंच पे आकर के स्पीच देना शुरू किया और काफ़ी एक सुंदर नौजवान लड़का एक स्पीच, एक गोरा चिट्टा, एक अच्छा बंदा, और जब स्पीच देता था तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता था कि एक नया लीडर उभरता आ रहा है, एक नया चेहरा आ रहा है जिसे किसी भी पन्नों का ज़रूरत नहीं है, किसी भी पन्नों और पेज की मोहताज नहीं है। जब वो बोलते थे तो बेधड़क बोलते थे और सारे लोगों ने को अटेंशंस को खींच लिया और पूरे यूथ को धीरे धीरे कैप्चर्स करने लगे, धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। यानी ज़्यादातर जो यदुवंशु ग्रुप है, ज़्यादातर जो यादव ग्रुप है, वो उनके तरफ खींचते चले आए और बड़ा मामला साफ हो रहा था। लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और यादव ही नहीं, बाकी कास्ट के लोग भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को उन्हें पकड़ रहे थे और लग रहा था कि ये एक नया चेहरा है। जो काम लालू जी नहीं कर पाए वो काम यादव, तेजस्वी यादव करके दिखाएंगे और वो जलवा मेंटेन करके दिखाएंगे। और नीतीश कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे जुझारू नेता भी हैं और चल रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अब जो उनकी जो स्थितियाँ हैं पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। तो लोगों के प्रति उनका इंटरेस्ट कन्फ्यूजन में रहता है कि किसे वोट दें या ना दें, कन्फ्यूजन्स में चलता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव ने जगह बना लिया था और वहाँ से वो अपनी पार्टी की शुरुआत करने लगे और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाने लगे। और वहाँ लालू यादव की स्थिति कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से डाउन रहने लगी और उसका कर्णधार तेजस्वी यादव बनने लगे और चीज़ें संभालने लगे। ये सब आगे बढ़ते गए और अच्छे से आगे भी बढ़ते गए हैं, सपोर्ट भी मिला और धीरे धीरे नीतीश के साथ उन्होंने पार्टियां बनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते कहते हैं उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन गए। कितना अच्छा जर्नी है, कितना स्वीप जर्नी है और अच्छे से सब कुछ मिलते गया। पिता की सौगात सब कुछ मिल रहा था, ज़्यादा भी मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना भी नहीं करना, बस अपने मंच पे जा कर के लोगों को संबोधित करते लगे। लोग फ़ैन होते गए, चाहे उनके स्टाइल को देख करके, चाहे उनकी आवाज़ को देख के, चाहे उनकी रुतबा को देख करके, चाहे उनके पैशन को देख करके लोग उनसे जुड़ने लगे और वही जुड़ाव धीरे धीरे इलेक्शंस में कन्वर्ट होने लगे और उनका रिजल्ट होने लगा और देखते ही देखते डिप्टी सीएम बन गए। क्या काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और चल भी रहा है, लेकिन उसके बाद अभी जो स्थितियां हैं बहुत सारा गड़बड़ होते चल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी किसके साथ है, कभी पलट रही है कभी उसके साथ और उनका अलायंस कभी टूट रहा है हट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे को कटाच कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो बोलने का जो तरीका था कहीं ना कहीं चेंज आने लगा। अब वो लड़ाई वाला माहौल आने लगा, एक दूसरे को गिराने की बात करने लगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात करने लगे, ऐसी ऐसी नौकरी की बात करते हैं जो असंभव सा लगता है। और वो तो कहते हैं मैं इतनी नौकरी दे दूंगा, इतने सारे सामान दे दूंगा, ऐसे लोगों को बिहारियों को मैं उजागर कर दूंगा, ऐसी तमाम चीज़ें बोलते हैं जो कभी भी संभव जैसा नहीं लगता है। वो कहीं ना कहीं अब लोगों में थोड़ा सा डर आ रहा था, लोगों के मन में थोड़ी सी लग रहा था हो पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन एक यूथ को होप ही तो चाहिए, बस वो होप थे। लेकिन यहाँ पर बाजी पलट रही थी क्योंकि कोई और नेता उभर रहा था, कोई और नेता था जो इनकी गर्दन पे चाकू लगा के खड़ा हुआ था, कोई और नेता था जो चाह रहा था कि हाँ यही मौका है। और वो मौका मिला चिराग पासवान को। फिल्म में ना सफल होने के बाद फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में अपना कदम रखा, 2014 में पॉलिटिकल पार्टी में कदम रखा और वहाँ से कदम रखते ही उन्हें भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा, झेलना पड़ा। और उस समय रामविलास पासवान की पार्टीज भी डगमगा रही थी, स्थितियां खराब हो रही थी। लेकिन रामविलास के पार्टीज का एक खासियत है, खास करके रामविलास की ही खासियत है, वो भविष्य निधि थे। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले वो भाप लेते थे किसकी सरकार बनने वाली है और शायद इसी वजह से वो कई सारे लीडर के साथ काम किए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किए, मनमोहन सिंह के साथ काम किए, फिर अपना मोदी जी के साथ भी काम किए। ऐसे कई सारे वो शिफ्टी लेते गए जिसके कारण से वो हमेशा कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट में जगह मिलते रहा। यह काफ़ी सराहनीय है, यानी एक भविष्य निधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन चीज़ें खराब होती रही। जब वो 2009 में बहुत ज़्यादा सीट लेके आए थे, मीन्स करीब करीब बताया जाता है कि 29 सीट लेकर आए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा उफान पे थे, बहुत अच्छा था, लगता था लोजपी का या तो लोक जनशक्ति पार्टी का ही सरकार बनने वाली है। लेकिन वहाँ पर वो एक चीज़ गलती कर दी, उन्हें लगा कि बस मैं ही हूँ, अब बिहार में बस मेरा ही राज चलेगा और सब कुछ अच्छा चलेगा। भविष्य निधि थे, सब कुछ समझते थे, लेकिन उन्होंने जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया वो मुस्लिम को कैंडिडेट अलाउ किए। अब उसमें पीछे भी राजनीतिक रहा, पॉलिटिक्स रहा कि शायद इधर से तो हमारी वोट मिल जाती है, अगर मैं मुस्लिम नेता बना पाऊँ तो शायद मुस्लिम का भी वोट मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर के वो खटास आने लगी और बीजेपी इसको लेकर के कहीं ना कहीं नारुष्ट होने लगे। लगा कि ये तो कहीं और मामला जा रहा है, तो वो सपोर्ट दे किसको नहीं दे। बीजेपी भी उसमें थोड़ा सा अलायंस का ही चल रहा था कि बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार ढंग से बन नहीं रही थी, तो या तो लोजेपी एक ऑप्शन था और दूसरा एनडीए ऑप्शन रहा है, तो इसमें आपस में चल रही थी फूटे। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यहाँ से आरजेडी ने उठा लिया और आरजेडी ने अपना मुद्दा लेकर के अब काम किया और आरजेडी और नीतीश ने मिलकर के सरकार बनाया और 2014 में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए एलजेपी। लेकिन अपनी सीट धीरे धीरे बचाने की कोशिश की और चलाने की कोशिश की, बट वो चल नहीं पा रहा था और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब उन्हें फिर से लगा कि अब सरकार कुछ और रुख मोड़ रही है, अब हम इन लोगों के पीछे नहीं रहने वाले। और तब 2014 में और उसी समय एंट्री हुई थी चिराग पासवान की। अब चिराग पासवान की नज़र
अब धीरे धीरे गठबंधन पे बढ़ी कि अब इधर से काम नहीं चलने वाला, अब हमें बड़ी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी पार्टियों की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम छोटे ही रह जाएंगे, हम कभी भी एक सीएम का पोस्ट तक भी नहीं देख पाएंगे, हम बस कैबिनेट मंत्री ही बने रह जाएंगे, बिहार का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम बिहार के रहने वाले बिहार में बदलाव नहीं ले पाए तो बड़ा मुश्किल सी बात है। तब उन्होंने रुख बदला और पिता के साथ मिल करके बीजेपी का हाथ पकड़ा, और उस दिन से उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी के साथ हमेशा रहूँगा, और उसके साथ हमेशा वो बोलते हैं, जब भी उनकी भाषण हो तो कहते हैं मेरे मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, जितने बार भी वो स्पीच दिए हैं तो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि मेरे ही वो गुरु हैं, मेरे ही वो पिता हैं, मेरे भी वो सब कुछ है। और बाद में अंततः उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं उनका हनुमान हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, वो जैसे काम कर रहे हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जिस तरह से वो देश को अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं, एक अच्छे नीतियों के लेकर के जा रहे हैं, वो काफ़ी मुझे पसंद है। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन सब चीज़ें चलती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ वैसे ही चलती है, और वो सारी चीज़ें बढ़ रही थी, पसंद भी आ रहा था, कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे और ठीक था, क्योंकि और उसमें 14 में सरकार भी बन गई। मोदी की सरकार बनते ही उन्हें फिर से कैबिनेट मिनिस्टर में मिल गया, फिर से पासवान जी आ गए, रामविलास पासवान, और चीज़ें सब कुछ चल ही रही थी। अब आता है कि क्या करें, उसके बाद आगे का क्या रणनीतियाँ हैं, और आगे की रणनीति थी 2019 की बात है, उसमें भी वो गठबंधन में साथ देने की बात कर रहे थे। लेकिन उस समय देखा जाए तब रामविलास पासवान के साथ उनके जो साथ में रहने वाले थे, उनके चाचा पशुपतिनाथ थे, और पशुपतिनाथ का साथ में मिलकर के गठबंधन चल रहा था, और उनके साथ मिलकर के ही वो पार्टियां बना रहे थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से बीजेपी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पशुपतिनाथ यहाँ आरजेडी के साथ ज़्यादा कहते हैं ना तालमेल था, एनडीए के साथ तालमेल था, या अपनी सरकार इधर बनाने के मूड में थे और कुछ अच्छा करने के मूड में थे, और वो उधर मूड में थे। ये चीज़ों को लेकर के खींचातानी तो चलती थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने उनसे वादा किया है, मैं लॉयल हूँ और वो लॉयल रहूँगा। और यही काम चिराग ने भी वो शुरू कर दिया, और चिराग के साथ मिलकर के वो लॉयल्टी काम करते रहे, और 2019 में भी वो मामला बहुत अच्छा हुआ और बहुत सारे सीटें जीते और चीज़ें बदलती रही, और यहाँ से उनकी लाइफ का जुझारूपन शुरू होता है, और सब कुछ सही चल रहा था। अभी तक पिता का दिया हुआ सौगात और सब कुछ, पिता का पॉलिटिक्स, सब कुछ काम आ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उनके लाइफ में एक अलग टर्निंग पॉइंट आया। जैसे ही 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन होता है, तो अचानक से सब कुछ फिनिश हो जाता है, दिया हुआ साम्राज्य भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और सब कोई, उनके चाचा ने, अब उनको लगता है कि अब मैं गिरफ्त में लूँगा। अब धीरे धीरे पार्टी का कार्यभार अब उनके चाचा ही संभालने लगे, क्योंकि उनके पार्टी में ज़्यादा मेंबर थे, पाँच छः विधायक थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो मौका मिलने लगा, और वहाँ से वो अपनी गठबंधन के लेकर के बातें करने लगे। और धीरे धीरे देखते ही देखते 2021 ईस्वी में पूरी तरह से एलजेपी की सारे विधायक को छीन लिया, और एक अच्छा खासा परिवार, एक अच्छा खासा चिराग पूरी तरह से बुझने जा रहा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, पूरी तरह से सन्नाटा, चिराग के लाइफ में सन्नाटा। अब लग रहा था कि फिल्म से तो गए, पॉलिटिक्स से भी कैरियर ख़त्म, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब जीवन में क्या होगा। एक फिल्म में हाथ अपनाया, उसमें भी आगे नहीं कर पाया, एक पॉलिटिक्स में भी आया तो पॉलिटिक्स में भी मुझे अपनों ने लूट लिया। 3 साल बहुत ज़्यादा कठिन थे मेरे लिए। अब मैं किसके साथ दूं, अब मैं क्या करूं। और वही पार्टी मेरे ही घर से वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या ऐसी टर्निंग पॉइंट ने उन्हें घेरा कि वो पूरी तरह से झकझोर दिया था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। पूरी तरह से अर्श पे रहने वाला पूरी तरह से फर्श पे आ गया। और वहाँ से क्या होता है 2021 में, जैसे ही उनके चाचा, अब देखिए बड़ी एकदम में भी मैं घर गया था, ऐसी ऐसी चीज़ें 1.5 घंटे तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला हो रही है उनके लाइफ में, तो बड़ा आदमी सोचने को लगता है कि कैसे ऐसे क्या हो रही है। अब उनके चाचा थे, तो अब मोदी को लगा कि अब तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि अब तो पार्टी तो इसकी है, तो हम सीट भी तो इसी को देंगे। और वहाँ से गठबंधन तोड़ करके इनके चाचा ने बीजेपी का साथ ले लिया, और वहाँ से कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद भी उन्हें मिल गया था।
और पूरी तरह से चिराग खाली हो गया। लेकिन चिराग ने कभी भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। कई बार उन्हें ऑफर मिलने लगा कि आप दूसरे पार्टी भी ज्वाइन करिए। कई लोग थे, क्योंकि चिराग उभरता हुआ नेता दिख रहे थे, और तब भी उन्होंने शांत रहा और चीज़ों को सोचा, बहुत सारे मंथन किए और फिर से अपनी पार्टी के लिए एक शुरुआत किया। अपने दम पर फिर से वहाँ से लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया और बहुत सारी रैलियाँ निकालना शुरू किए, बहुत सारे बूट कैंपिंग शुरू किए और लोगों में जा करके पूरी तरह से प्रचार करने लगे। यात्रा निकाले, बहुत सारे यात्रा की बात किए, बहुत सारे लोगों से कनेक्टिंग की बात किए और विकास के मॉडल को लाए, बहुत सारे जातिवाद की प्रथा को हटाने की बात किए और पूरी तरह से चेंज लाने की बात किए और एक नया चेहरा। और उसी समय उनके पिता का निधन था और सब कुछ लूट जाने का कारण कहीं लोगों का सेंटीमेंट भी था, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा हमने टीवी पे ही न्यूज़ पे सुना था। जब वो अपने पिता की अंतिम संस्कार में जब वो गए थे, शामिल हो रहे थे, तो जब अग्नि जो ज्वालित होती है तो उस समय वो इमोशनल के कारण वहीं पर फेडअप होकर गिर गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब हमारे जीवन का कैसा होगा, कैसी स्थिति होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने वहाँ पर सब कुछ छोड़ नहीं दिया। अब वहाँ पर एक नया टर्निंग पॉइंट आता है उनके जीवन से कि नहीं, अगर हमें बढ़ना है तो बस इसी में बढ़ना है और हमें करके दिखाना। और वहाँ से उन्होंने टर्निंग पॉइंट लाना शुरू कर दिया और वहाँ से उन्होंने पूरी तरह से प्रचार किया और मोदी जी का हाथ छोड़ा। ये गठबंधन एकजुट है। नहीं, भला ही मोदी जी ने उन्हें छोड़ दिया था, बीजेपी ने छोड़ दिया था कि ये अभी कुछ करने वाला नहीं है, अभी तो एकलौता लड़का, कुछ नहीं है, इसके पास कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने इलेक्शंस में बातें की तो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे प्रधानमंत्री, चाहे वो एनआरसी की बात हो, सरकार के विपक्ष के मुद्दे में भी वो बात करते थे, पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते थे। और बिहार में उनकी चाहत बढ़ने लगी, लोग उनसे जुड़ने लगे, प्रशंसा होने लगा, भीड़ इकट्ठे होने लगी। और इसी भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं यादव सरकार यानी आरजेडी ने उन्हें अपनी पार्टी में रखने का न्योता देना शुरू कर दिया। और यही मौका था कि वो उसमें जाएं कि नहीं जाएं। और उनके लिए ऑफर्स आना शुरू हो गया। अब पार्टी में उनके लिए जगह बनने लगी थी। कई लोग उनको अच्छे पद देने के लिए कह रहे थे कि हम बिहार में आइए, हमारे साथ काम करिए, हम अच्छे पद देंगे। लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुआ, कहा कि हमने 2014 में एक शपथ लिया था, हमने 14 में मैं लॉयल हूँ और लॉयलिटी की वजह से मैं आज भी बीजेपी के साथ हूँ, चाहे मुझे वो साथ दे ना दे, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मैं जानता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, हनुमान हूँ और मैं उनके साथ ही रहूँगा, चाहे वो मेरे पे कृपा बरसाए या ना बरसाए, मेरा काम है, बस मुझे आगे बढ़ना है और करते रहना है। और ये बातें कहीं ना कहीं हर स्पीच में उनके साथ ऐड होने लगा और यही धीरे धीरे और लोगों में प्रशंसा होने लगा और लोग उन्हें प्यार करने लगे। धीरे धीरे उनकी पार्टियां बढ़ने लगी, जुलूम होने लगा, भीड़ बढ़ने लगा और यही ना कहीं उनकी नज़र, प्रधानमंत्री की नज़र उन पर पड़ गई। और आने वाला 2024 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट आया। मात्र 3 साल के अंदर, 21 के बाद 22, 23, 24, 3 साल में उन्हें 5 सीटें मिली। अब मोदी ने उनका साथ छोड़ा, उनके चाचा का साथ छोड़ा। चाचा का साथ तो ऐसे ही लिया था कि चलो भाई अब तो पार्टी बनाना है बिहार में, तो चाचा का तो मिलाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें लगा कि ये चाचा काम का नहीं है, तो ये एक लड़का है जो आगे चल करके कुछ कर सकता है, एक बड़ा देख सकता है, बिहार को एक नया रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि यह यंग ब्लड है, एक नया माइंड है, एक नई सोच का तरीका है, एक नया नॉलेज है और ये कुछ करने के लिए तैयार है, अपने दम तो जीतने वाला ही है, पे सब कुछ कर रहा है। तो बीजेपी ने उनका साथ दिया और 5 सीटें दे करके ट्रायल पीरियड में रखा कि देखते हैं कि क्या कर पाता है। और धीरे धीरे संबोधन करने लगे और चीज़ें बदलने लगी और देखते ही देखते 2024 में उनके राजनीतिक में एक नया इतिहास लिखा गया। क्लीन स्वीप, 5 सीट, कहते हैं ना 100% स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना शुरू कर दिए और वहाँ से पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और वहाँ से उन्हें फूड मंत्रालय मिल गया और इतनी सारी चेंजेस होना शुरू हो गया। और अब उसके बाद मोदी जी की नज़र पूरी तरह से उन पे हो गई है और आने वाला इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से वो तैयार बैठे हैं। और आने वाला कहते हैं फ्यूचर ऑफ बिहार को देखने का नज़रिया कहीं और हो गया है और उसमें हनुमान भक्त, कहते हैं राम भक्त हनुमान की जगह मिलने वाली है और उसमें बीजेपी का सपोर्ट भी आप जब चिराग को वोट देंगे ना, मिलने वाला है। और इधर सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तेजस्वी यादव को भी हम भुला नहीं सकते कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल में आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं, चल रहा है। अब हमें यही देखना है
कि सरकार में किसकी बदौलत है, सरकार किसको सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट कर करके आगे ले जाएगी। अगर लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सरकार किसे सपोर्ट करेगी। और एक तो बड़ी सरकार की सपोर्ट, एक नीतीश का एक अलग सा रवैया और माहौल चल रहा है, और दूसरी तरफ से चिराग का एक अलग रुतबा और माहौल, और तीसरी जो चीज़ें हैं तेजस्वी यादव का बीच बीच में कटाक्ष भरी बयान, यहाँ तक कि वो देखा गया क्योंकि माँ के खिलाफ भी बयान दिया गया है, लेकिन उनका रिप्लाई जिस तरह से आज न्यूज़ चैनल पे इतनी वायरल हो रहा है कि कहते हैं कि पता नहीं आजकल की पार्टियाँ कैसी होगी, यानी किसकी सोच कैसी हो गई है, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट इस सोच को बदलना है। बिहार में जो जातिवाद की जो समस्या है उसको ख़त्म करना और विकास के मार्ग को ले जाना है। क्या जनता किसे साथ देगी, आज हमें वो सोचने की ज़रूरत है। आप कमेंट करके बताइए कि आप किसके साथ हैं, और ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलते रहे और आपको भी पता चलते रहे कि आने वाला जनरेशन किसे पसंद कर रही है और क्यों पसंद कर रही है। अगर हम पसंद करते हैं किसे भी तो उसका कारण क्या है, क्या सही में अब बिहार को एक नए लीडर की तलाश है, और नए लीडर की तलाश है तो इकलौता ये अपने दम पे खड़ा होकर अगर बिहार को चेंज करने की क्षमता रखता है तो 5 साल हमें एक नए लीडर को मौका देना चाहिए। वो नया लीडर आपके नज़र में कौन है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तो हमारे साथ कमेंट करते रहें, बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें।